इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल्स या सीरियल स्केड्यूल। इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो आपको एक नॉन सीरियल स्केड्यूल गिवन है, ओके, और आप से पूछा जा रहा है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो अगर उसका आंसर यस आता है तो मीन्स इसका आंसर यस बताने के लिए या इवन नो बताने के लिए आप क्या करोगे? प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करोगे। अगर प्रेसिडेंस ग्राफ असाइक्लिक है, मतलब उसमें साइकिल नहीं है, ओके, तो उसका आंसर होगा कि यस द गिवन नॉन सीरियल स्केड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जो नॉन सीरियल स्केड्यूल जिसके लिए हम ये चेक कर रहे हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है इसका मतलब कोई ना कोई एक सीरियल स्केड्यूल है उन्हीं ट्रांजैक्शंस का जिससे ये नॉन सीरियल स्केड्यूल बना हुआ है। ओके, जिसके दोनों ये गिवन आपका नॉन सीरियल स्केड्यूल और कोई एक सीरियल स्केड्यूल दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। तो इस केस में ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सीरियल स्केड्यूल है जिसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट ये गिवन नॉन सीरियल स्केड्यूल है। ओके, तो कहता है कि ये जो निकालना है सीरियल स्केड्यूल को क्या होगा इसका, तो वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ असाइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ। असाइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ मतलब एक ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें साइकिल ना हो। ओके, इसीलिए इसको कई बार डैग भी बोला जाता है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ओके, अब कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल फॉर एस या सीरियलाइजेशन ऑर्डर फॉर नॉन सीरियल स्केड्यूल एस या सीरियलाइजिबिलिटी ऑर्डर फॉर नॉन सीरियल स्केड्यूल एस, वो क्या होगा? कहता है इस असाइक्लिक ग्राफ का एनी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ प्रेसिडेंस ग्राफ। ओके, या कह लो कि एनी मीन्स टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग फॉर प्रेसिडेंस ग्राफ। ये जो टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग है इसको आप कुछ लोग इसको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको एल्गोरिथम में पढ़ते हैं। ओके, वैसे तो ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है क्योंकि अगर मीन्स डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग वहां पढ़ाई जा रही है तो फिर ये वहीं पर पढ़ाया जाएगा क्योंकि टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग उसी का एप्लीकेशन है। ओके, अच्छा, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती फाइंड करने की, एक ग्राफ है जिसमें v नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, e नंबर ऑफ एजेज है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है tn इक्वल टू बिग ऑफ v प्लस e। ओके, अगर ग्राफ डेंस हुआ तो इस e की जगह पर आप v स्क्वायर लिख दोगे तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी tn इक्वल टू बिग ऑफ v स्क्वायर हो जाएगी। अगर ये ग्राफ स्पार्स है तो फिर बिग ऑफ v प्लस e ही रहेगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल्स फॉर नॉन सीरियल स्केड्यूल एस। जैसे यहां पर सिर्फ एक ही सीरियल स्केड्यूल में हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके, लेकिन यहां पर जितने पॉसिबल सीरियल स्केड्यूल हों वो सारे के सारे पता करने हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहता है जो असाइक्लिक ग्राफ है, प्रेसिडेंस ग्राफ है, और उसके लिए जितने भी पॉसिबल टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग हैं, ओके, वो सब निकाल लो। उतने ही जितनी डिस्टिंक्ट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग आ रही हैं उतने ही डिस्टिंक्ट सीरियल स्केड्यूल्स हैं। ओके, अच्छा, यहां पर प्रेसिडेंस ग्राफ है लेकिन ये प्रेसिडेंस ग्राफ क्या है? असाइक्लिक है। ओके, अब हमको ये सीखना है कि ये टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग फाइंड कैसे करते हैं। ओके, तो कहता है एनी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ओके, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ जो है असाइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ वो डायरेक्टेड ग्राफ है और असाइक्लिक भी है, तभी आप ये निकाल सकते हैं सीरियल स्केड्यूल। अगर ग्राफ में साइकिल है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ही नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो फिर ये सीरियल स्केड्यूल उसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होगा ही नहीं। ओके, तो इन एनी डैग एटलीस्ट वन नोड विद n डिग्री 0, मतलब कोई भी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ हो उसमें कम से कम एक नोड ऐसी होगी जिसकी n डिग्री 0 होगी। n डिग्री का मतलब उसमें आने वाली वर्टिसेस। ओके, इनकमिंग एजेस जो हैं वो क्या होगी, उनका नंबर होगा 0,
और कम से कम एक नोड ऐसी होगी जिसकी आउट डिग्री 0 होगी, मतलब उस नोड से कोई एज बाहर जाती हुई नहीं मिलेगी। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसी में समझते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग और ये सीरियलाइजेशन ऑर्डर या कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल सारे पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। एक शेड्यूल हमको गिवन है। ओके, कहा गया है गिवन है शेड्यूल एस, कहता है इफ एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल देन इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, फाइंड करेक्ट सीरियलाइजेशन ऑर्डर फॉर एस एंड टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल्स। अच्छा, यहां पर एक बात याद रहे, अभी जब ये पूछा जा रहा फाइंड करेक्ट सीरियलाइजेशन ऑर्डर फॉर एस, ओके, तो मैं जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ये टोटल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं। ओके, जैसे अगर एक शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ओके, तो उसका एक इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल कम से कम होगा। ओके, तो वही इक्विवेलेंट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल मैं यहां पर पूछ रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जैसे यहां पर मैंने पूछा करेक्ट सीरियलाइजेशन ऑर्डर, तो जब यहां पर सीरियलाइजेशन की बात की जा रही है तो सीरियलाइजेशन दो हो सकते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के रिस्पेक्टिव जो सीरियलाइजेशन ऑर्डर हो और एक होती है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के भी रिस्पेक्टिव एक सीरियल ऑर्डर निकलता है। ओके, तो यहां पर फाइंड जब करेक्ट सीरियलाइजेशन ऑर्डर पूछ रहा है तो आप यहां पर क्या बोल दें, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, तो नहीं तो फिर अगर करेक्ट सीरियलाइजेशन जब जहां पर भी करेक्ट सीरियलाइजेशन लिखा हो, इसका मतलब है अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ये शेड्यूल एस है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल लिखना है। अगर ये शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है तो इसके इक्विवेलेंट कम से कम एक सीरियल शेड्यूल होगा जो व्यू इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल होगा। तो करेक्ट सीरियलाइजेशन में दोनों इंक्लूड होंगे, लेकिन हम यहां पर कहते हैं करेक्ट सीरियलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, तो फिर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के रिस्पेक्टिव देखना है। या इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल, तो यहां क्या लिखा होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल फॉर एस। ओके, अगर सिर्फ इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल होगा तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट भी हो सकता है और व्यू इक्विवेलेंट भी सीरियल शेड्यूल हो सकता है। ओके, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक शेड्यूल गिवन है, इसके रिस्पेक्टिव जो प्रेसिडेंस ग्राफ बन रहा है ये है। ओके, चूंकि ये प्रेसिडेंस ग्राफ क्या है, असाइक्लिक है एंड देयरफॉर एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ओके, अब चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, आप ये पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ना होता तो फिर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल, इसका आंसर तो 0 होता। ओके, लेकिन इसका आंसर फाइंड करेक्ट सीरियलाइजेशन, कोई सीरियलाइजेशन होता ही नहीं। ओके, अब हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन का आंसर देना, फाइंड करेक्ट सीरियलाइजेशन ऑर्डर फॉर एस। ओके, तो देखो ये मैंने यही प्रेसिडेंस ग्राफ ये है, आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग निकालनी है। ओके, पहले सवाल के लिए इसकी एक टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग निकल गई तो वही सीरियल मींस ऑर्डर है, सीरियलाइजेशन ऑर्डर है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन ऑर्डर। ओके, तो देखो ये डैग है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है। किसी भी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में या डायरेक्टेड प्रेसिडेंस ग्राफ में या साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ में कम से कम एक नोड ऐसी होगी जिसकी इन डिग्री 0 होगी। ओके, कम से कम एक नोड ऐसी होगी जिसकी आउट डिग्री 0 होगी। तो यहां से मैंने क्या किया, सबसे पहले वो नोड जिसकी इन डिग्री 0 है उसको सबसे पहले लिख लो और वो नोड जिसकी आउट डिग्री 0 है उसको बाद में लिख लो। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर दो नोड ऐसे हैं जिनकी इन डिग्री 0 है, तो मैं अभी सिर्फ पहले इस T1 को ये मानते हुए कि इसकी इन डिग्री 0 है मैंने ये लिखा है। ओके, दूसरा केस भी ले लेंगे अभी। अब कहता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि
जिस नोड की इन डिग्री 0 है, ओके, उस नोड को डिलीट कर दो। ओके, इस नोड की इन डिग्री 0 थी, मैंने डिलीट कर दिया और ये इसको लिख दिया। ये टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है। ओके, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग या इसको सॉर्टिंग भी बोलते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ओके, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो अब ये T1 को मैंने डिलीट कर दिया और T1 को इसमें लिख दिया। T1 T2 को आप ऐसे पहले ही लिख सकते हैं, मतलब वो नोड जिसकी इन डिग्री 0 है, वो नोड जिसकी आउट डिग्री 0 है, और इसके बीच में फिल करना है। अब चूंकि 3 ही ट्रांजैक्शन, इसका मतलब एक ही ट्रांजैक्शन बीच में आएगी। तो T1 के बाद ये देखो कि पूरे ग्राफ में जो रिमेनिंग ग्राफ है उसमें इन डिग्री किसकी 0 है, T3 की, तो T3 को बीच में लिख दो। यहां पे लिख दिया, इसको डिलीट कर दो। जिसको लिख दिया यहां पर और जिसकी इन डिग्री 0 इसको यहां से लिखो और यहां से डिलीट कर दो। अब इसके बाद क्या बचा, T2, इसकी इन डिग्री 0 है, इसको यहां लिख दो और इसको डिलीट कर दो। सो ये क्या है, ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्केड्यूल S है और मैं एक स्केड्यूल S1 बना रहा हूं, क्या, T1, T2 और T3। ओके, और ये सीरियल स्केड्यूल है। इसका मतलब है T1 फॉलोड बाई T3 फॉलोड बाई T2। ओके, T1 फॉलोड बाई RX, RZ, T1 फॉलोड बाई T3। ओके, ये क्या है, RX, RY एंड देन WY फॉलोड बाई T2। यहां पे क्या है, RY, WZ एंड WY। ओके, तो ये है सीरियल स्केड्यूल। ओके, ये एक सीरियल स्केड्यूल है। तो ये जो S1 है और S है, बोथ आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन होती थी कि अगर S जो नॉन सीरियल स्केड्यूल S है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सम सीरियल स्केड्यूल हो, तो वो सीरियल स्केड्यूल S1 है, ये पूछा जाता है। ओके, तो इसका आंसर तो हमने दे लिया, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल्स। तो ये प्रेसिडेंस ग्राफ था असाइक्लिक। अब क्या इसमें कोई और दूसरी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है पॉसिबल? यस है। अगर यहां से देखो T1 T3 दोनों की इन डिग्री 0 थी, अगर मैं बिगिनिंग में T3 और ये T2 ऐसे करके लिख लूं, ओके, जिसकी इन डिग्री 0 थी उसको लिख दिया, जिसकी आउट डिग्री 0 थी उसको लिख दिया, और बीच में फिल करूंगा। तो बीच में चूंकि 3 ही ट्रांजैक्शन है, इसमें 3 ही नोड है, तो बीच में एक ही आएगा। तो जैसे T3 को मैंने लिख दिया तो इसको हटा दूंगा यहां से। ओके, अब जिसकी इन डिग्री 0 है उसको, T1 की इन डिग्री 0 है तो ये T1 लिख दिया। ओके, इसको डिलीट कर दिया। अब उसकी इन डिग्री 0 है T2 की, T2 लिख दिया। तो इस तरह से ये क्या है, केवल 2 पॉसिबल सीरियलाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन ऑर्डर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2। ओके, एंड दैट्स डन।